Hello guys, Jai Hind everyone. Welcome back to ICG journey. So guys, this is second part of our model paper CG CAT. First part मैंने already upload कर दिया है. So second part में हम लोग मैथ्स और थोड़ी बहुत जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस को फोकस करेंगे. ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो जल्दी. सो अवर 26th क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने 25 क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 से करे थे. तो अभी हम 26th क्वेश्चन पे कंटिन्यू करेंगे. So dairy comes under which sector of economic activity? Tertiary sector, primary sector, secondary sector, quaternary sector. तो गाइज इसमें पूछा है जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डेयरी की चीजें होती हैं, वो कौन से सेक्टर में आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन से सेक्टर पे आती है. ठीक है, मेनली तीन ही सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर कौन से होते हैं, टर्शरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं. तो प्राइमरी वो सेक्टर होते हैं जहां से बन के आती है, कोई भी चीज बनती है जहां पे बिगनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, और जो चीज आगे जाके मैन्युफैक्चर होगी, जो पैकेजिंग होगी या फिर उसकी उसको चेंज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल लेके, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर. और जब वो किसी कंज्यूमर के पास जाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टर्शरी सेक्टर. तो हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे, तो वो सब आते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर में. ठीक है, तो हमारा आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर. नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. लद्दाख के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जब लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी बना था, तब उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे. यूनियन टेरिटरी जो होती है गाइस, उसकी हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है. ठीक है, उसका कोई सीएम नहीं होता, कोई गवर्नर नहीं होता, उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है. ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं. राज मनोहर जोशी, जीसी मुर्मू, सत्यपाल मलिक और आर के माथुर. तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इसमें हमारा आंसर है आर के माथुर. तो ये थे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के. तो जब लद्दाख बना हमारा, तो उसके साथ में एक और यूनियन टेरिटरी बनी थी, वो कौन सी थी, जेएनके. तो उसके भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो वो थे हमारे जीसी मुर्मू. और ये इससे पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहले क्या थे, ये सीएजी थे. सीएजी क्या होता है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल. ठीक है, जो सारी ऑडिटिंग करता है फाइनेंस रिलेटेड, वो होता है सीएजी. उसके बाद इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया था जम्मू कश्मीर का. ठीक है, तो हमारा जम्मू कश्मीर की ये हो गए, और लद्दाख के आर के माथुर. व्हाट फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में कौन से फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल होता है. इज इट डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो गाइज ये हमने ऑलरेडी फिजिक्स में कवर कर लिया टॉपिक, और इसका आंसर आपके लिए इजी होना चाहिए अगर आपने वो वीडियो देख ली है. तो इसका आंसर क्या होगा, डिफ्रैक्शन नहीं होगा, डिस्पर्जन भी नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन की वजह से जब स्टार होता है हमारा, जो एक बार ड्रॉ कर देते हैं, तो जो हमारा स्टार होता है,
तो एज वी नो वी हैव डिफरेंट लेयर्स इन अवर अर्थ एटमोसफेयर। तो उसकी कौन कौन सी लेयर होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो जब वो ट्रैवल, उसकी जो स्टार की जो लाइट है, कोई भी सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट है, उसकी जो लाइट है जब वो ट्रैवल करती है इन सारे लेयर्स के अंदर से, तब वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, हर एक लेयर से वो रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो लास्ट में आके वो हमें जब ऑब्जर्वर को दिखती है, जब वो देखता है ये आई है, तो उसको वो ट्विंकलिंग दिखाई देता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द पावर कंजम्पशन ऑफ टू 300 watt bulb, 300 watt fans and one 1200 watt refrigerator for continuous operation of 30 hours। हमें पूछा है अगर हमारे पास दो बल्ब हैं 300 वॉट के, और तीन हमारे पास फैन है 100 वॉट के, और एक फ्रिज है हमारा 1200 वॉट का, और वो 30 घंटे तक चल रहे हैं, 30 आवर्स तक चल रहे हैं लगातार, तो उसका पावर कंजम्पशन कितना होगा? उसका जो पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? पहले हम देखते हैं कि टोटल कितना पावर है, कितना पावर यूज हो रहा है। ठीक है, तो दो हमारे पास बल्ब हैं, तो 2 × 300 कितना हो गया? 600। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बोल रखा है? 3 फैंस, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 300 हो गया। और फिर हमें बोला कि एक फ्रिज है हमारा जो कि 1200 वॉट का है। वॉट हमारी पावर होती है, पावर हमारी एसआई यूनिट होती है पावर की। ठीक है, एसआई यूनिट भी मैंने आपको पढ़ा है फिजिक्स में। तो वो हो गया हमारा 1200। तो टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल पावर हो गई हमारी 2100। ठीक है, 2100। ओके, तो अभी हमें हमें बोला है कि वो 30 घंटे तक चल रहा है। तो कोई भी अगर पावर 30 घंटे तक चल रहा है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, क्योंकि 30 आवर्स बोला है। अगर आपको मिनट्स में दिया होता तो आप क्या करते? मिनट्स में दिया होता तो क्या करते? उसको आवर में कंप्लीट, उसको चेंज करते, डिवाइड बाय 60 करते, तो पावर इनटू टाइम, और हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ताकि जो हमारी यूनिट है वॉट वो किलोवाट में हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें किलोवाट आवर पूछा है, वॉट आवर नहीं पूछा। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो हमारा आंसर होगा 63 किलोवाट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना। तो रेटिना के बारे में भी हमने पढ़ा है, और मिरर के बारे, इन सब के बारे में भी पढ़ा है फिजिक्स में। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, उसके 2 पार्ट हैं फिजिक्स के, तो उसमें आपको सारा जितना भी है समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमने लास्ट टाइम हमने ये नहीं पढ़ा था कि वो कौन सी इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसमें अभी वो कवर कर लेंगे हम लोग।
तो जब कोई भी इमेज होती है, कोई भी इमेज होती है, और ये हमारी आई है, तो तो जो आई होती है हमारी, और यहाँ पे रेटिना होता है हमारा, इस तरह ये पोर्शन रेटिना है, यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज होगी वो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी और ऐसे फॉर्म होगी। बट वो फॉर्म कैसे होगी, वो उल्टी फॉर्म होगी, मतलब इन्वर्टेड फॉर्म होगी। अगर इसका एरो ऐसे है तो जब हम वो रेटिना में देखेंगे, रेटिना में इमेज ऐसे फॉर्म होगी। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और जब ये ऑप्टिकल नर्व के थ्रू होके जाएगी, जब सिग्नल्स ये ब्रेन को सेंड करेगा, तब हमारी जो इमेज होगी वो इरेक्ट हो जाएगी। ओके, ये हमारी इमेज इरेक्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हमने पढ़ा है फिजिक्स के वीडियो में। तो हमें पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होते हैं, मिडल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और बोथ द पोल्स। तो जो हमारा मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसे बाहर नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती हैं, सबसे ज्यादा कहाँ होंगी, तो सबसे ज्यादा होती हैं पोल्स पे। ठीक है, तो जो पोल्स होते हैं हमारे, वहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस होती हैं। ठीक है, डेंस होती है मतलब जैसे अगर मैग्नेट के अंदर हम लोग देखें तो हमारी जो लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, वो हमेशा पैरेलल होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उतना नहीं होता जितना डेंस वाली जगह पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन एरिया है, एकदम कंजक्टेड हो जाते हैं सारे। ठीक है, कन्वर्ज हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमारी बोथ द पोल्स पे सबसे ज्यादा रहेगा। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, जो सर्दियों में आपने देखा होगा नॉर्थ में स्पेशली, जो हमारे इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया जो ऐसे होता है, या फिर हमारी इलेक्ट्रिक कॉइल हो गई जिससे पानी गर्म होता है, तो वो जो एलिमेंट होता है वो किस चीज से बना होता है पूछा है इन्होंने। इज इट कॉपर, इज इट निक्रोम, एल्यूमिनियम और आयरन। सो करेक्ट आंसर इज हमारा निक्रोम। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और रेसिस्टेंस की वजह से उसमें हीट निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ zygote which has an X chromosome inherited from the father will develop into, जो zygote होता है उसमें इन्होंने पूछा कि जब X क्रोमोसोम इनहेरिट होगा, X क्रोमोसोम आएगा फादर से, तो वो क्या बनेगा। तो उन्होंने पूछा वो क्या बनेगा, तो X क्रोमोसोम्स और Y क्रोमोसोम्स होते हैं फादर से। ठीक है, और जो मदर होती हैं उनके पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द X और Y क्रोमोसोम्स
ऑफ फादर। तो इसमें पूछा है कि अगर एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है तो वो क्या डेवलप करेगा, गर्ल बॉय, इधर बॉय और गर्ल, एक्स क्रोमोसोम डज नॉट इन्फ्लुएंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो इसमें हमारा आंसर होगा गर्ल। ठीक है, जब एक्स एक्स होता है तो वो गर्ल बनाते हैं। ठीक है, और जब एक्स वाई होता है तो वो होता है बॉय। नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल cells during reproduction in plasmodium is called। तो जो सेल डिवाइड होता है, हमको क्वेश्चन में बोला है सेल डिवाइड हो रहे हैं बहुत सारे, ठीक है सर, सेवरल सेल्स। तो जब सेल डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। ठीक है, तो इसमें हमको बोला हुआ है सेवरल सेल्स, मतलब बहुत सारे होंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली कौन सा हो गया, तो हमारा होगा मल्टीपल फिजन। और प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम हमको स्पेसिफिकली इसलिए दिया है, अगर हमको दिया होता कि कोई भी फंगस है, ठीक है, उसमें अगर रिप्रोडक्शन पूछते कि कौन से टाइप का होता है, तो हम क्या बोलते, जैसे कि यीस्ट है तो हम बोलते कि बडिंग। ठीक है, क्योंकि उसमें बडिंग होता है, बॉडी से अलग ऐसे सेपरेट होके निकलता है, तो उसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। जो टोमेटो होता है वो कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक, टार्टेरिक और ऑक्सैलिक। तो हमारा आंसर है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में होता है। सिट्रिक एसिड किस में होगा, ऑरेंज में होगा, लेमन में होगा, जो भी खट्टी चीज होंगी उसमें होगा। टार्टेरिक एसिड किस में होता है, टार्टेरिक एसिड किस में होता है, ग्रेप्स में होता है, बनाना में होता है। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड हो गया हमारा टोमेटो। और एक और एप्लीकेशन होता है ऑक्सैलिक एसिड का, कोई भी रस्ट रिमूव करने के लिए। ठीक है, जब कोई भी रस्ट रिमूव करना होता है तो ऑक्सैलिक एसिड यूज करते हैं, ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल और अ स्टोन ऑफ सेम साइज। तो हमारे पास दो चीजें बोल रखी हैं, एक रबर बॉल है और एक स्टोन है, और दोनों का सेम साइज है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ये पूछा है। सो रबर बॉल का होगा, स्टोन का होगा, या दोनों का होगा, या दोनों का जीरो होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें साइज सेम दे रखा है, बट हमको पता है कि जो रबर बॉल है वो रबर से बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कम होगी, किससे, स्टोन से। स्टोन की डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, तो इसलिए ज्यादा इनर्शिया किसका होगा, स्टोन का होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, स्टोन। A bus at rest starts moving with an acceleration of 0.1 meter per second square. What will be its speed after 2 minutes? तो एक बस है और बोला है उस वो बस हर एक सेकंड में 0.1 मीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है उसका 0.1 मीटर। तो 2 मिनट की 2 मिनट के टाइम में
2 मिनट के टाइम में उसका जो टोटल जो टोटल स्पीड होगी वो कितनी होगी, उसकी जो टोटल स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो अगर वो 0.1 मीटर हर एक सेकंड स्क्वायर में कर रहा है तो 2 मिनट में कितना करेगा। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 मिनट को हम किस में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया 120 सेकेंड्स। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर which when divided by 3, 7 and 21 leaves remainder 2। तो इसमें हम लोग लॉजिक, इसमें आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, थ्रू ऑप्शंस, या फिर जैसे 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है उसका सम करते हैं, तब हमको पता चलता है कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 2, 5 और 3। तो अगर हमको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 + 5 + 3 कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो हम देखेंगे अगर ये डिवाइड हुआ तो मतलब ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 2, 5, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एलिमिनेशन मेथड यूज करना। और इसको एक दूसरा तरीका होता है जो बहुत इजी होता है ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग कैसे जाते हैं 3, 7 और 21 को अलग अलग करते हैं, बट इसका अलग रहता है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया है तो हम डायरेक्ट यही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इसका 21। ठीक है, एलसीएम होगा 3, 7 और 21 का लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 21। तो जो एलसीएम है उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 47 के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्स 47, 47 पॉइंट कुछ आएगा, 47.6 आएगा। ठीक है, तो ये 6 हम हटा देते हैं, अभी 46, 47 ही लेंगे हम। तो उसके बाद क्या होता है, 47 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। ठीक है, और हम प्लस कर देंगे जो हमारा रिमाइंडर दिया हुआ है, तो वो कितना है हमारा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 47 इंटू 21, 987 प्लस 2 989। तो हमारा आंसर मिल गया हमको। तो ये शॉर्टकट होता है, जब एलसीएम से हम लोग निकालते हैं तो ये जल्दी निकल जाता है। ठीक है, और अगर आप सिंगल भी कर सकते हो, अगर आपको ये जल्दी आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इंडिविजुअल यूज कर सकते हो 3, 7 और 21 को।
उसकी शॉर्टकट्स यूज करके। नेक्स्ट इज टू पर्सन ए एंड बी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली which is 396 kilometers apart, meet after 11 hours. Speed of A is 6 kilometers per hour more than B. Find the speed of B. तो इसमें क्या क्या गिवन है हमको? दो पर्सन है हमारे पास A और B, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर बोला है, तो हमें पॉइंट भी दिया हुआ है कि यहाँ पे ये P है और ये Q है, और टोटल इसका डिस्टेंस है 396 किलोमीटर। 396 किलोमीटर। और ये कब कहीं पे मीट कर रहे हैं, ये रैंडम जगह पे, ठीक है, कहीं पे मीट कर रहे हैं, उसका हमको टाइम बताया हुआ है कि ये 11 घंटे बाद, जब अपने P और Q पॉइंट से चलते हैं तो 11 घंटे बाद ये लोग मिलते हैं, ठीक है। तो जब A की स्पीड होगी 6 किलोमीटर्स मोर देन B, अगर हमने B की स्पीड मानी x किलोमीटर्स, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, तो A की स्पीड कितनी हो जाएगी 6 प्लस x। तो क्योंकि ये रिलेटिव मोशन चल रहा है, दो चीजें आपस में एक दूसरे के पास जा रही हैं, जैसे कि हम ट्रेन में करते हैं, ट्रेन प्रॉब्लम्स में करते हैं, तो हम रिलेटिव यूज करेंगे इसमें, रिलेटिव स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, ठीक है। 6 प्लस 2x, x प्लस x किया है, ठीक है, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 396, और टोटल आवर्स हमको दिए हुए हैं 11 आवर्स। हम एलसीएम निकाल लेंगे 6 का, और उसके बाद पूरे को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो होगा वो x होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे? 396 330/11 हो जाएगा, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और हमको डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये होगी हमारी टोटल, हमारी बी की स्पीड होगी ये, ठीक है, बी की स्पीड होगी हमारी 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमें अगर ए की निकालनी होती तो कितना होता? 15 प्लस 6 दैट इज 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट इज train traveling at a speed of 90 km per hour crosses a man standing on a platform in 8 seconds. Find the time taken by the train to cross the platform of length 250 meters.
तो इसमें हमको पहले बोला है कि जो ट्रेन है वो 90 की स्पीड से जा रही है और एक किसी आदमी को क्रॉस कर रही है वो, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो ये अगर हमारी ट्रेन है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, इसको क्रॉस करना है, इस आदमी को क्रॉस करना है, तो यहाँ से यहाँ फुल फर्स्ट डब्बे से पीछे वाले पूरे डब्बे तक वो क्रॉस होगा, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई हमारी L, ठीक है। और हमको बोला कि अगर ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जाएगी, इस आदमी को क्रॉस करेगी, इस आदमी को क्रॉस करेगी, और ये डब्बा अगर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितने सेकंड्स में होएगा, 8 सेकंड्स में। और स्पीड हमको बोली है 90 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमको पता है कि ऑप्शंस में सेकंड्स में दिया हुआ है, तो हमको मीटर पर सेकंड में करना है। तो 90 को हम लोग 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये हो गई हमारी ट्रेन की स्पीड। अभी हमें देखना है कि जो हमारी लेंथ है ट्रेन की वो कितनी होगी। तो स्पीड इज 25, डिस्टेंस कितना क्रॉस किया उसने, ट्रेन की लेंथ क्रॉस करी है कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। तो लेंथ कितनी हो गई उसकी, लेंथ हो गई 200 मीटर। ये हो गई हमारी ट्रेन की लेंथ। अब हमें बोला है कि कोई ट्रेन, वही सेम ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, उस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है 250 मीटर, और वो ट्रेन भी है, ठीक है, ट्रेन भी है। ट्रेन सोचो कि यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है, और ट्रेन की जो लेंथ है वो है 200। तो क्या होगा, हमारा स्पीड हमको दिया हुआ था 25 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारी लेंथ होगी वो ट्रेन की लेंथ, खुद की लेंथ कवर करेगा प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करेगा। तो 200 प्लस 250, और हमें टाइम पूछा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, फोर 50/25। तो कितना होगा हमारा आंसर, 25 और 450 कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारा आंसर 18 सेकेंड्स। इसमें हमारा आंसर आया था 15, इसमें 989, ठीक है। नेक्स्ट इज, देयर आर 3 numbers A, B and C. A is 50% of C, B is 75% of C, then A is what percent of B?
तो हमें 3 नंबर है हमारे पास, ए बी और सी। ए हमें बोला है कि वो 50% है, किसका? सी का। तो कितना हो जाएगा 50/100 सी का। सेकंड हमें बोला है बी इज 75% ऑफ सी। तो 75/100 इंटू सी। और हमें पूछा है कि व्हाट इज ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो इसमें क्या होगा, सी को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ए बाय सी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास, है ना। ए बाय सी का रेशियो हमारे पास क्या होगा, 50/100 हो जाएगा। फिर हम बी बाय सी को अगर इधर लेके आएंगे इस तरफ, तो हमारा 75/100 रेशियो हो जाएगा। तो जब सी का वैल्यू दोनों सेम है और उसका जो प्रोपोर्शन है वो बी और ए के साथ सेम है, तो ए बाय बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बाय बी हमारा होगा 50/75। ठीक है, दैट इज 2/3। तो इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 200/3 विच इज 66.6%। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। और यहीं पे अगर हमको पूछा होता b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, तो हम b बाय ए इंटू 100 कर देते। ठीक है, तो b का परसेंट हमको पता है 3/2 है, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज a इज इक्वल टू 36% ऑफ b इज इक्वल टू 6% ऑफ c। इफ c इज इक्वल टू 100 देन a इज इक्वल टू व्हाट। a हमें दिया हुआ है, a बाय बी हम इसको लिख सकते हैं रेशियो में 36/100। b बाय सी हमको दिया हुआ है 6% ऑफ c, और c की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है। नहीं, इसमें करेक्शन चाहिए हमें। ठीक है, इसमें करेक्शन आएगा थोड़ा। इसमें हमें बोला है 36% ऑफ बी बोला है, तो हम करेंगे a इज इक्वल टू 36% ऑफ b, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है, हमको रेशियो नहीं चाहिए। ठीक है, हमको रेशियो नहीं पूछा है यहाँ पे, तो हम रेशियो नहीं लेंगे।
और बी हमें बोला है 6% ऑफ सी। तो 6% ऑफ सी क्या होगा, सी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये दोनों कट, क्या बच गया हमारे पास, बी इज इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो a क्या बोला है, a को बोला है 36% ऑफ 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.16। ठीक है, ये हो गया हमारी a की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेस्ड टू क्वालिटीज ऑफ राइस ए एंड बी। He bought 10 kg of rice A at 36 rupees per kg and 20 kg rice B at rupees 47 per kg. Find the overall cost price per kg if he mixes both type of rice. इसमें बोला है कि ये एक शॉपकीपर है हमारे पास, उसके पास दो क्वालिटी हैं राइस की, ए और बी। तो ए वाली जो है वो 10 kg की राइस है जिसकी रेट है 35 पर kg, और बी की है 20 kg वेट है, मतलब क्वांटिटी है उसके पास, जिसका रेट है 47 पर केजी। हमको बोला है कि अगर वो दोनों मिक्स करता है तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी पर केजी वो कितनी होगी। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट वेटेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें कि 35 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10 केजी प्लस 47 रुपीज पर केजी मल्टीप्लाई बाय 20 केजी अपॉन टोटल केजी। टोटल केजी कितना है अपना 10 प्लस 20, तो 30 केजी है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 350 मल्टीप्लाई बाय 47 इंटू 20, 940 डिवाइड बाय 30। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये जब हम सॉल्व करेंगे 350 प्लस 940, दैट इज 1290। इसको जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा 43। तो ये होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 43 पर केजी। नेक्स्ट इज, Sachin has a batting average of 99 in 80 innings. He was out for duck in his 80th innings. If he were to have a batting average of 100, how much should have been scored by him in his 80th match? तो हमें बोला है सचिन है वो बैटिंग कर रहा है, उसकी जो एवरेज है वो 99 है 80 इनिंग्स के लिए। ठीक है, तो टोटल रन्स अपॉन 80 इनिंग्स, मतलब 80 मैच खेले उसने, तो उसका एवरेज होगा 99।
तो इसमें बोला उसने वो 80th इनिंग में उसके डक में आउट हो गया, डक मतलब 0 पे। तो अगर 79 मैच, सपोज कि ये 79 मैचेस का टोटल है और 80th मैच में 0 किए उसने, तो उसका एवरेज बनाया 99। तो इसमें बोला कि अगर वो एवरेज 100 करना है हमको 99 से, तो उसको कितना स्कोर करना चाहिए था 80th मैच में। तो इसमें पूछा कितना और ऐड करें कि हमारा जो एवरेज है वो 100 बन जाए। तो टी 79 की वैल्यू क्या होगी, 99 इंटू 80। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 0। ये हमारी T79 की वैल्यू है जो हमने 80 और 99 को मल्टीप्लाई करके निकाला है। और 80 इंटू 1000 को, 80 इंटू 100 को 8000। तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी 80। तो अगर वो 80 रन्स और बनाता तो उसका एवरेज होता है 100। नेक्स्ट इज A and B together can complete a particular task in 4 days. If A alone can complete the same task in 6 days, how many days will B take to complete the task if he works alone? तो क्वेश्चन में क्या बोला है, A और B 4 दिन में एक साथ कोई भी काम करते हैं। जब कोई भी काम कंप्लीट करना है उनको, तो A प्लस B का टास्क का वैल्यू होगा 1/4। मतलब एक दिन में वो 1/4 काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और कंप्लीट करते हैं पूरा टास्क 4 दिन में। सो इफ ए अलोन कैन कंप्लीट दैट सेम टास्क इन 6 days, तो ए अगर अकेला उसको 6 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना करेगा 1/6। सो हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क्स अलोन। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे इसका तो क्या होगा 6 माइनस 4 अपॉन 24। तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, हमारा आंसर होगा 1/12। तो वो टोटल कितना टाइम लेगा, 12 दिन लेगा। बी जो है काम कंप्लीट करने के लिए 12 दिन लेगा। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 138 मीटर and the difference between the length and breadth is 7 meters, what is the area of the rectangle? तो हमें बोला कि रेक्टेंगल है हमारे पास और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 138 मीटर्स, और हमें बोला है कि जो ब्रेड्थ है हमारा और लेंथ है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हमारा वो है 7 मीटर। तो हमें पूछा है कि एरिया कितना होगा। तो पेरीमीटर क्या फॉर्मूला क्या होता है,
2 into length plus breadth, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमको ऑलरेडी गिवन है, विच इज 138 मीटर्स। तो एल और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल और बी की, एल प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब 138 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 69 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी, और हम एल की वैल्यू कहीं इन दोनों इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, हमारी बी की वैल्यू भी आ जाएगी। और एरिया हमारा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। एल और बी की वैल्यू निकालो। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर है इसका 1178, ठीक है। तो जब आप ये दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 1178। नेक्स्ट इज व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें ये क्वेश्चन, एक इक्वेशन दी हुई है और हमको आंसर पूछा है डायरेक्टली। तो 25% ऑफ 84 इंटू 24% ऑफ 85। तो 25% ऑफ 84 बोला है, कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई भी करना है हमें। 24 बाय 100 ऑफ 85। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2100 इंटू 2040 डिवाइड बाय 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्शन, डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। ये 100 100 है, 10,000 हो जाएगा। तो एक और जीरो हम कट कर देते हैं। तो हमारा आंसर होगा डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 428.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी, AB is equal to AC, AB is equal to AC, angle A is equal to x plus 15 degree
एंगल बी इज इक्वल टू 2x प्लस 25। देन वैल्यू ऑफ एंगल सी, तो हमें इसकी वैल्यू पूछिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो ट्राइंगल की सम होते हैं एंगल्स के, वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जब कोई भी दो साइड ट्राइंगल की इक्वल होती है तो उसके जो दो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25, सॉरी 25 नहीं 15, x प्लस 15 जो कि हमारा एंगल ए है, प्लस हमारा एंगल बी और सी दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 से, 2x प्लस 25 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू होगी 71 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 71 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट इज अ पॉइंट P इज लोकेटेड आउटसाइड अ सर्कल विथ सेंटर O। पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया हमें और उसे बोला है अ पॉइंट P इज लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल विथ सेंटर O। तो ये हमारा O हो गया, और एक पॉइंट है जो अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, तो हमारा P है ये यहाँ पे बाहर कहीं पे भी, यहाँ से टेंजेंट जा रहा है, टच इज द सर्कल एट A, तो ये हमारा पॉइंट A हो गया। एंड secant फ्रॉम P cuts the circle at B and C respectively। और secant फ्रॉम, ये हो गया हमारा B और C। और इसमें हमको गिवन है कि पी ए इज इक्वल टू 12, पी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो हमको पी ए कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, पी सी हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड बी, कॉर्ड बी सी। तो हमको बी और सी की जो वैल्यू है ये वाली, ये फाइंड करनी है, ठीक है। पी ए दिया हुआ है और पी सी दिया हुआ है, और पी ए हमारा टेंजेंट है, पी बी और सी हमारा सीकेंट है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए का स्क्वायर will be equal to PB into
PC। ठीक है, तो PB को हम लोग x मान लेते हैं कि ये हमारा x है। तो क्या होगा, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा होगा 12 का स्क्वायर इक्वल्स x इंटू, ये x है, x इंटू PC हमको कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 144/16। तो हमारी x की वैल्यू आएगी 9। तो हमारा 9 किसकी वैल्यू आई, हमारी PB की। हमको निकालनी है BC की। तो BC हमें पता है कि PC माइनस PB हमारा BC है। तो क्या होगा इसमें 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर है नन ऑफ दीज। ओके, so this is our last question of second part of our model paper. Soil contains decayed remains of living organisms. This is called, जो सॉइल होता है उसमें डिकेड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, डिकेड रिमेन्स होते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस बोलते हैं उसको। सो गाइस डू सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, और दो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और दो मॉडल पेपर की, और दो सेक्शंस बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, एंड लाइक करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट भी करो। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, और या अगर आपको कोई डाउट है तो डू सब्सक्राइब एंड share this video. Okay.